हेलो दोस्तों, आज की नई कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम रानी है। मेरे जन्म के बाद ही मेरी माँ की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। उस समय मेरी बड़ी बहन की उम्र 16 साल थी। मेरी दादी और मेरे पिता ने मुझे पाला था। दादी ने मेरी माँ की मौत के बाद मेरे पिता से दूसरी शादी पर काफ़ी जोर दिया था, लेकिन मेरे पिताजी दूसरी शादी के लिए बहुत खिलाफ थे और वे राज़ी नहीं हुए। वे मुझे किसी दूसरी औरत की गोद में नहीं डालना चाहते थे। दादी ने पिताजी को समझाना चाहा, लेकिन पिताजी ने साफ इनकार कर दिया। फिर मजबूरन दादी ने ही मेरी परवरिश की, लेकिन दादी भी बस कुछ साल तक ही हमारा साथ दे पाई। एक दिन वह भी हमें तीनों को अकेला छोड़कर चली गई। पिताजी दादी की मौत के बाद टूट कर रह गए थे। मुझे संभालना उन दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं जब सिर्फ 4 साल की थी, दीदी भी उस समय कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करती थी और पिताजी भी नौकरी पर जाते थे। मेरे पिताजी की बहुत अच्छी सरकारी नौकरी थी। ऐसे में उन दोनों में से एक भी मेरी ड्यूटी करने के काबिल नहीं था। पिताजी अगर काम छोड़कर बैठते तो घर का खर्चा कैसे पूरा होता और फिर दीदी की पढ़ाई पर भी असर पड़ता। आखिरकार दीदी ने ही अपनी पढ़ाई की कुर्बानी दी और उन्होंने घर बैठकर प्राइवेट पढ़ाई करनी शुरू कर दी। मैं उस वक्त तीसरी क्लास में थी। मैं सुबह सवेरे उठकर तैयार होकर स्कूल के लिए जाती। दीदी हम तीनों के लिए नाश्ता बनाती और तैयार करके मुझे स्कूल छोड़कर आती, और फिर दीदी घर के सारे काम खुद ही करती थी। दीदी मेरे आने तक दोपहर का खाना भी तैयार करके रख देती थी और फिर मुझे स्कूल से खुद वापस लेकर आती। मेरी दीदी मेरी हर छोटी मोटी ख्वाहिशों और ज़रूरत को खुद ही पूरा करती थी। इस तरीके से हमारी ज़िंदगी कट रही थी। कुछ साल बाद मेरे पिताजी ने दीदी को शादी करने के लिए कहना शुरू कर दिया, लेकिन दीदी शादी से हमेशा ही इनकार करती थी। उन्हें मेरी पढ़ाई की काफ़ी चिंता रहती थी। दीदी हमेशा पढ़ाई का बहाना लगा देती। उसे और पढ़ना है और कुछ काबिल बनना है, इसलिए वह शादी नहीं करेगी। एक दिन मैं स्कूल से आकर सो गई और सोकर उठी तो दोपहर के 4 बज रहे थे। लेकिन अचानक ही मेरी नज़र दीदी पर पड़ी, जो आईने के सामने खड़े होकर खुद को तैयार कर रही थी। मैं उठकर दीदी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। दीदी जो अपने बालों को संवार रही थी, अचानक ही उन्होंने अपना हाथ रोक लिया और मुझे कहने लगी, अच्छा हुआ तुम जाग गए हो। मैं कुछ काम के सिरे से घर बाहर जा रही हूँ। 1 घंटे बाद वापस लौटकर आ जाऊँगी। तब तक तुम अंदर से दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लेना और कोई खुलवाए तो खोलना भी मत। मैंने दीदी की बात को अच्छी तरह से समझ लिया और सर हिलाकर कह दिया, ठीक है दीदी, आप चले जाओ। जब दीदी घर से चली गई तो मैंने दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लिया और फिर 1 घंटे के बाद दीदी भी वापस घर आ गई। फिर हर दिन ऐसा ही होने लगा। दीदी अक्सर काम का बहाना लगाकर 1 घंटे तक घर से बाहर ही रहती और पिताजी के घर आने से पहले ही वापस आ जाती। मैं 9th क्लास में आ गई थी। मेरी उम्र 14 साल हो गई थी। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। दीदी की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और दीदी की बहुत ही अच्छी जॉब भी लग चुकी थी। एक दिन पिताजी टाइम से पहले ही घर पर आ गए। शाम के लगभग 6 बज रहे थे जब दीदी घर में दाखिल हुई। उनके साथ एक लड़का भी था, जिसका चेहरा सहरे से ढका हुआ था और उसके साथ दीदी ने शादी का लाल जोड़ा भी पहना था। मैं और पिताजी यह सब देखकर दंग रह गए। पिताजी ने भी सवाले नज़रों से दीदी पर डालते हुए देखा तो दीदी तुरंत हकलाते हुए कहने लगी, पिताजी, मैंने इस लड़के से शादी कर ली है। यह लड़का मेरा पति है। पिताजी ने गुस्से में दीदी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और उसके बाद एक नज़र पिताजी ने मुझे गुस्से से देखा। पिताजी ने कहा कि इस लड़के को तुरंत अंदर ले जाओ। पिताजी का कहना मानते हुए मैं उस लड़के को अंदर लेकर चली गई। अंदर जाकर जैसे ही उन्होंने सेहरा उठाया तो मैं देखकर हैरान रह गई। जिसको दीदी अपना पति बनाकर लाई थी, वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लड़का था। वह लड़का लगभग मुझसे उम्र में 4 से 5 साल बड़ा होगा। लड़के को देखकर वह मुझे भी बहुत पसंद आया, पर दीदी ने शादी किस इंजाम में की थी, मुझे यह सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह लड़का बहुत मायूस और सहमा हुआ बैठा था। उसे देखकर उस पर तरस भी आ रहा था। उस लड़के को कमरे में बिठाकर मैं बाहर आ गई। पिताजी ने काफ़ी देर तक दीदी की क्लास लगाई। राखी उनका कहना था, ऐसे किसी लड़के से शादी कर लेना, यह कौन सा तरीका है? लड़का कहाँ रहता है, इसका घर बार कहाँ है, क्या करता है? अगर वह पिताजी को बताती तो पिताजी खुद उनकी शादी इज्जत से करवा देते। लेकिन अब जो हो गया था सो हो गया। दीदी ने पिताजी से बहुत बार माफ़ी मांगी,
इस लड़के का नाम इंदर है। उसके माँ बाप की मौत आज से 1 साल पहले हो चुकी थी। दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं शादी करके इसे अपने घर ले आई हूँ और यह आज हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को छोड़कर किसी दूसरे घर में नहीं जाना चाहती थी। मेरी छोटी बहन भी अभी पढ़ाई कर रही है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उसकी पढ़ाई पर कोई परेशानी आए। और जहाँ मैं काम करती हूँ, यह वहाँ की बगल वाली कंपनी में काम करता है। लेकिन पिताजी ने दीदी की खूब बेइज्जती की थी। अगले कुछ दिनों के बाद वह लड़का, जिसका नाम इंदर था, जो मेरे जीजा जी थे, अब हम लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल गए थे। क्योंकि वह उम्र में से थोड़े बड़े थे, मैं उनके साथ अच्छे से बातचीत कर पा रही थी। जब मैं जीजा जी का नाम लेती तो पिताजी मुझ पर खूब गुस्सा होते, इसलिए मैंने मजबूरन उन्हें जीजा जी कहना शुरू कर दिया। अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। हम जिंदगी अच्छे से गुजार रहे थे, लेकिन हमारी खुशियों को कहीं ना कहीं हमारी ही नज़र लग गई। एक दिन पिताजी भी हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। लेकिन ज़िंदगी की गाड़ी कभी किसी के जाने से रुकी है जो अब रुकती। हमें भी आखिरकार पिताजी की मौत पर सब्र आ गया। ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। मेरे जीजा जी के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। दीदी को अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता। उनकी तनख्वाह भी जीजा जी के मुकाबले काफ़ी अच्छी थी, इसलिए हम उनके पीछे घर को अच्छे से संभाल रहे थे। हम दोनों की आपसी में दोस्ती देखकर दीदी हमेशा हमें साथ देकर जल भुन जाती। दीदी और जीजा जी की हालत देखकर मैं खूब उनका मजाक उड़ाती। एक दिन हम सब ने बाहर घूमने का प्लान बनाया। उस दिन दीदी की छुट्टी थी। अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इसी वजह से जीजा जी ने जाने से मना कर दिया। लेकिन फिर मैंने जीजा जी को जाने के लिए ज़बरदस्ती मना लिया। उनके जाने के बाद मैं वहीं हॉल में सोफे पर लेट गई। अभी उन दोनों को गए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक दरवाजे पर शोर की आवाज़ हुई। मैं सोफे से उठने ही वाली थी कि इतनी देर में जीजा जी रोते हुए घर में दाखिल हुए। मैं हैरान होकर खड़ी थी और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। दीदी बार बार जीजा से उनकी किसी सच्चाई के बारे में बात कर रही थी। दीदी बार बार गुस्से से जीजा जी को मार रही थी, लेकिन जीजा जी बार बार दीदी के आगे मिन्नत कर रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी कोई गलती नहीं है। जबकि मैं चुपचाप खड़ी सारा तमाशा देख रही थी। दीदी जीजा जी की किसी सच्चाई के बारे में बात कर रही थी, जिसके बारे में आज तक दीदी ने मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं अपने दिमाग में न जाने क्या क्या सोच रही थी। कुछ देर बाद दीदी अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। उस बैग में उन्होंने अपना सारा सामान रखा हुआ था। उन्होंने जीजा जी की तरफ गुस्से की नज़र से देखा और घर के बाहर निकल कर चली गई। उन्होंने एक बार भी मुड़कर देखना गवारा नहीं समझा। इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ। वह तो चली गई थी, लेकिन उस वक्त जीजा जी की हालत बेहद ही ख़राब हो रही थी। मैंने फ़ौरन जीजा जी को हाथ से उठाया और उन्हें सहारा देते हुए कमरे तक ले गई। वह बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मेरे जीजा जी देखने में बहुत मासूम थे। वह बहुत शरीफ इंसान थे। आज तक उन्होंने कभी भी दीदी से या मुझसे कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, और आज दीदी के इस अंजाम से वह काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गए थे। जीजा जी की आंखों में लगातार आंसू निकल रहे थे। वह बार बार दीदी को पुकार रहे थे। उन्हें संभालने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। सुबह जब मैं दीदी और जीजा जी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि दीदी के कमरे में टेबल पर एक लेटर रखा हुआ था। वह लेटर उनका जो पोस्टिंग लेटर था। इसका मतलब दीदी किसी दूसरे शहर में पोस्टिंग हो गई थी। मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ दीदी का ट्रांसफ़र हुआ, वरना मुझे तो लगा था कि दीदी कहीं गुस्से में घर छोड़कर तो कहीं चली नहीं गई। अच्छा हुआ कि पता चल गया कि दीदी कहाँ हैं, वरना ना जाने जीजा जी का रो रो कर क्या हाल होता। दीदी ने जीजा जी की ऐसी हालत कर दी थी कि मुझे दीदी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब घर में मैं और जीजा जी ही बचे थे। हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे। जीजा जी दीदी को बहुत याद करते। उन्होंने दीदी की वजह से खाना पीना भी छोड़ दिया। मैं बहुत समझाती कि खाना पीना छोड़ने से कुछ हल नहीं होता है। मैं जानबूझकर ऐसे चुटकुले मारती ताकि उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाए। मुझे दीदी की अब बिल्कुल भी याद नहीं आती। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी,
जब खैर दिन गुजरते चले गए, मेरा एमबीबीएस भी हो गया। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। जब मैं एमबीबीएस की डिग्री लेकर घर पहुंची तो मैंने खुशी के मारे अपने जीजाजी को कसकर गले से लगा लिया और जीजाजी ने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, एक दिन तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा और तुम डॉक्टर बन जाओगी। और वह दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। मेरी इस खुशी पर जीजाजी बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम डॉक्टर बन गई हो, तुम्हारे साथ में डॉक्टर की डिग्री आ गई है। अब तुम यह बताओ कि मुझे क्या तुम ट्रीट दे रही हो। मैंने जीजाजी से कहा कि आप कुछ भी मांगो, मैं आपको वही दे दूंगी। तो जीजाजी मुझसे कहने लगे, ठीक है, चलो हम बाहर कहीं घूमने चलते हैं। मैंने जीजी के गले में हाथ डालते हुए कहा कि आपका हुक्म सर आँखों पर। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। आप बताएं आपको कहाँ जाना है। जीजाजी हंसने की आवाज़ सुनकर मैं भी खुश हो गई। आज इतने दिनों के बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। मैं वह देखकर बहुत खुश थी। मेरे कान तो जीजाजी की हंसी सुनने के लिए तरस गए थे। मैं लगातार जीजाजी की तरफ देखे जा रही थी। मैंने अपने दिल में ठान लिया कि मैं हमेशा अपने जीजाजी को ऐसे ही खुश रखूंगी। उनको खुश देखकर मन ही मन सोचने लगी कि काश जीजाजी की शादी मुझसे हुई होती तो आज मैं उनको बहुत खुश रखती, क्योंकि मेरे जीजाजी बहुत ही नेक दिल इंसान थे। मगर अब क्या हो सकता था, किस्मत में जो लिखा था वह होकर ही रहता है। मैं सोच में ही घूम रही थी कि तभी अचानक जीजा जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे हिलाया तो मैं अचानक से होश में आई और घबरा गई, जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो। एकदम जीजा जी से नज़रें चुराने लगी और इधर उधर देखने लगी। जीजा जी ने मुझसे पूछा कि किन ख्यालों में खोई हुई हो। उनका सवाल सुनकर मैंने फिर से जीजा जी की तरफ ध्यान दिया। एक दिल कह रहा था कि उनको सब कुछ बता दूं, आखिरकार मैं किस बारे में सोच रही हूँ। मगर फिर मैंने अजीब सा रिएक्शन बनाकर बात को टाल दिया। फिर मैंने जीजाजी से कहा कि अब जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम बाहर चलते हैं। और फिर मैं भी अपने कमरे में आ गई ताकि कपड़े चेंज करके रेडी हो जाऊं। लगभग 10 मिनट के बाद मैं तैयार होकर अपने घर से बाहर आई तो गेट के बाहर आकर खड़ी हुई तो जीजाजी पहले से ही बाइक लेकर खड़े थे। उन्हें को देखकर मैंने कहा कि आज आप काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। यह सुनकर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर मैं बाइक के पीछे बैठ गई और जीजाजी बाइक चलाने लगे। आज पहली बार मैं उनकी बाइक के पीछे बैठी थी। जीजाजी काफ़ी तेज़ बाइक चला रहे थे। आज बहुत खुश थे। यह देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। जीजाजी को बाइक बहुत तेज़ चलाने की वजह से मैंने जीजाजी से कहा कि आप थोड़ा धीरे चलाएं, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। हम लोग मॉल तक पहुंच गए। जीजाजी ने गाड़ी मॉल के बाहर लगाकर मॉल के अंदर चले गए। वहां जाकर हम लोगों ने खूब शॉपिंग की। मैंने जीजा जी के लिए बहुत अच्छी अच्छी शर्ट भी ली, जिसे पहनकर वह और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। यह देखकर मेरा दिल डगमगाने लगा था, लेकिन मैंने अपने जज्बातों पर काबू करके रखा था। शॉपिंग करते करते कब वक्त गुजर गया हमें कुछ पता ही न चला। एक चीज़ मैंने इतने दिनों से नोट की थी कि यह जीजा जी की दीदी के जाने के बाद काफ़ी नर्वस भी हो गए थे। उनका कॉन्फिडेंस भी कम हो गया था, लेकिन मेरा साथ हो जाने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। उसके बाद हमने मूवी देखी और रात का डिनर भी हम दोनों ने एक साथ किया। फिर हम बाइक पर बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। सर्दियों का मौसम था और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। रात के टाइम बहुत ठंड महसूस हो रही थी। ठंड लगने की वजह से मैंने जीजा जी को पीछे से पकड़ लिया और यूं हंसते हंसते हम लोग घर पहुंच गए। लेकिन जब हम घर के मोहल्ले में पहुंचे तभी दूर से लोगों ने हमें देखने लगे और तरह तरह की बातें करने लगे। जब हम घर के दरवाजे पर खड़े हुए तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। जीजाजी फिर से नर्वस होने लगे। उन्हें फिर डर लगने लगा। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, मगर मैंने जीजाजी का हाथ बहुत मजबूती के साथ पकड़ा। और जब जीजाजी का हाथ पकड़कर घर के अंदर दाखिल हो रही थी, पीछे से मैंने एक औरत की आवाज़ सुनी। वह कह रही थी, हे भगवान, ये क्या बेशर्मी मचाई हुई है इन लोगों ने। शुक्र है हमने आज इन लोगों को अपनी आंखों से रंगरलियां बनाते हुए देख लिया, वरना हमें तो पता ही ना चलता कि यह जीजा और साली का क्या खेल चल रहा है। इनको तो अपने रिश्ते का भी लिहाज नहीं है। कि तभी दूसरी औरत भी बोल पड़ी और कहने लगी, अरे बहन, इसमें इस लड़की का कोई कसूर नहीं है। इस बेचारी ने तो बिन माँ बाप के अपनी ज़िंदगी गुजार रखी है। आखिर इसमें इतनी समझ कहाँ से आएगी। अरे यह तो इस घटिया आदमी को सोचना चाहिए था ना, जिसने पहले इसकी भोली भाली दीदी को फुसलाकर उससे शादी कर ली, उसके बाद घर में दाखिल हो गया और अब उसकी साली पर डोरे डाल रहा है। इसके लक्षण ठीक नहीं हैं, तभी इसकी पत्नी इसे छोड़कर चली गई है। इसके इरादे सही नहीं हैं
और यह दोनों बहनों को काबू में करना चाहता है। मैं चाहती तो उनको जवाब दे सकती थी, लेकिन इस वक्त मुझे अपने जीजाजी की काफ़ी चिंता थी। वह काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। इसलिए मैं चुपचाप उनका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गई और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन औरतों के चिल्लाने की आवाज़ सी आ रही थी, जो न जाने क्या क्या बोल रही थी। यह देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। अगर किसी को सच पता चल जाएगा तो न जाने क्या होगा। अभी तो लोग सिर्फ बातें ही कर रहे थे, झूठ मूठ की कहानी सुना रहे थे, लेकिन न जाने मैं किस सोच में घूम रही थी। न जाने कल का सूरज मेरे लिए क्या तूफान लाने वाला है। मैं अपने दिमाग में न जाने कैसे कैसी बातें सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं जीजाजी को अपनी खुशी से खुश करने की हर तरह से कोशिश की थी, लेकिन आखिर में मोहल्ले वालों ने हमारी खुशियों को नज़र लगा दी। यह सब मेरी वजह से हुआ था। इसी वजह से मैंने जीजाजी को खाने में नींद की दवा मिलाकर दे दी, ताकि वह शांति से सो सकें। मेरे जीजाजी बहुत ही नेक और अच्छे दिल इंसान थे, लेकिन उनमें एक फोबिया था। वह यह कि कोई भी अगर उनके बारे में कुछ बोलता तो वह तुरंत ज़्यादा नर्वस हो जाते, डर के मारे कांपने लगते। खाना खाने के बाद जीजाजी बहुत सुकून से सो गए थे। मैं उनके कमरे में उन्हें सोता हुआ देखकर कमरे से बाहर आ गई और अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह मैं थोड़ी देर से उठी। मैंने देखा कि जीजाजी आज काम पर नहीं गए, बल्कि वह किचन में जाकर नाश्ता बना रहे थे। मैं चुपचाप नाश्ता करने के लिए जाकर बैठ गई और जीजाजी से कुछ बात नहीं की। लेकिन जब मैं नाश्ता करने वाली थी कि तभी अचानक घर के दरवाजे की बेल बजी। मैंने अपने कान खड़े कर लिए, क्योंकि मुझे पता था कि मोहल्ले वाले बाहर आकर खड़े हैं और वह फिर से कल रात के बारे में फिर से कोई ना कोई बात ज़रूर करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा था। जीजाजी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा मोहल्ले वाले घर के अंदर दाखिल हो गए हैं और उन औरतों ने घर में घुसते ही कल वाला तमाशा फिर से शुरू कर दिया। जीजाजी ने खुद पर लगे इल्ज़ाम तो चुपचाप सह लिए, लेकिन जब उन औरतों ने मेरे बारे में गलत बोलना शुरू किया तो जीजाजी उन लोगों पर बरस पड़े। मैं हैरानी से जीजाजी की तरफ देखे जा रही थी। वह बड़ी तेज़ी से उन लोगों को जवाब दे रहे थे। कुछ देर बाद वे लोग चुपचाप मुंह लटका के घर के बाहर चले गए और जीजाजी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने जीजाजी का यह रूप देखकर आज दंग रह गई। उन्होंने सही किया था, उन्होंने लोगों की बोलती बंद कर दी थी। मैं भी खुशी खुशी नाश्ता करके कमरे में चली गई। तभी जब मैं कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि जीजाजी के हाथ में मेरा मोबाइल था। ना जाने किससे बात कर रहे थे, लेकिन जब मैं उनके पास पहुंची तो वे मुझे देखकर कहने लगे कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो। मुझे लगने लगा था कि कहीं जीजाजी को मेरी सच्चाई तो नहीं पता चल गई और अब जीजाजी पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अब मैं झूठ बोल भी नहीं सकती थी। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा हुआ था, वह भी सच बोलने का। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, दरवाजे की फिर से बेल बजी और फिर से कोई घर पर आया। ना जाने कौन आया था। जीजाजी तुरंत दरवाज़ा खोलने के लिए चले गए और मेरा मोबाइल सोफे पर फेंक दिया। मैंने तुरंत अपना मोबाइल उठा लिया। इससे पहले उन्हें मेरे दूसरे राज के बारे में पता चले, मैंने एक लंबी चैन की सांस ली और तभी अचानक जीजाजी के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैं भागकर दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे पर जो था उसे देखकर मैं अचानक ही चौंक गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरे सामने मेरी बड़ी बहन खड़ी थी। उसे देखकर मैं तुरंत उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। दीदी को लेकर मैं घर में अंदर दाखिल हुई और फिर कुछ देर बाद मैं अपने दोस्त का बहाना करके घर से बाहर चली गई, ताकि वह लोग अकेले में बैठकर बातें कर सकें और पिछले सारे गिले शिकवे दूर कर सकें, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकें। वैसे भी मैं दीदी की अमानत दीदी को सौंप चुकी थी। मैं अब आप लोगों को जीजाजी की ज़िंदगी के बारे में बताती हूँ कि दरअसल मेरे जीजाजी वेटर का काम करते थे। वह बचपन से ऐसे नहीं थे, लेकिन शायद ऐसा होना उनकी किस्मत में लिखा था। वह अनाथ थे। उन्होंने जब होश संभाला तो दर दर की ठोकरें खाते हुए पाया। जब वह 4 साल के हुए तो किसी फैमिली ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया और वे उस फैमिली के साथ रहने लगे। आखिर उनको माँ बाप का प्यार मिल गया। काफ़ी साल अच्छे से गुजरे। जिस परिवार ने उन्हें अपनाया था वह काफ़ी अच्छा और अमीर परिवार था। उन लोगों ने जीजाजी को सड़क से उठाया और अपना नाम दिया। लेकिन जैसे जीजाजी जवान हुए तो काफ़ी सारे लोग थे जो उनकी खूबसूरती से जलते थे, क्योंकि जीजाजी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे और बचपन से ही बहुत ज़्यादा मासूम थे। जो परिवार उन्हें अपने साथ लेकर गया था वह जॉइंट फैमिली परिवार था। वहाँ पर उनके स्टेप फादर के भाई के बेटे भी थे।
जबकि उन लड़कों में कोई भी इतना हैंडसम नहीं था। इसलिए जब उन लड़कों का रिश्ता आता तो उन लड़कों की बजाय जीजा जी को पसंद करके चले जाते थे। एक दिन लड़कों की माँ ने जीजा जी को बहाने से अपने साथ बाहर ले गई और उन्होंने बीच ही रास्ते में जीजा जी को रुमाल पर नशीली दवा मिलाकर बेहोश कर दिया और उसके बाद जीजा जी को कुछ याद ही नहीं रहा। जब उनकी आंख खुली तो यह देखकर उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि वे एक बार फिर से रोड पर आ चुके थे। जीजा जी की सच्चाई के बारे में मुझे उस दिन पता चला जब मैं अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त को जीजा जी के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए कहा था। जिस दिन दीदी और जीजा जी के बीच में झगड़ा चल रहा था और दीदी घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन फिर 1 साल बाद जीजा जी कितने दिनों तक रास्ते पर भीख मांगते रहे। एक रात पुलिस वाले ने उनको रास्ते पर भीख मांगते हुए देखा था। उन्होंने कहा कि तुम तो भले इंसान नज़र आ रहे हो, तो फिर तुम भीख क्यों मांग रहे हो। तब जीजा जी ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। तब उस पुलिस वाले ने जीजा जी को कोई अपनी कंपनी में नौकरी दिलवा दी और इस तरह जीजा जी भी अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। तभी जीजा जी को मेरी दीदी से मोहब्बत हो गई और दीदी उनसे शादी करके उन्हें घर ले आई। लेकिन दीदी को यह बात शादी के बाद पता चली थी, इसलिए उन पर बहुत गुस्सा हुई थी और गुस्सा करके घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन दीदी के जाने के बाद जीजा जी ने हमेशा फ़ोन पर उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दीदी जीजा जी की कोई बात पर विश्वास नहीं करती थी। दीदी के जाने के बाद जीजा जी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगे थे। डॉक्टर ने मुझे बताया कि वे कभी भी अपनी असली ज़िंदगी की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से मैं हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करती, उनसे हंसी मजाक करती। दीदी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें जीजा जी की कोई गलती नहीं थी। दिन ऐसे ही गुजरते रहे कि तभी अचानक जीजा जी को रास्ते पर वही पुलिस वाला अफसर मिला। उन्होंने फिर से अपनी कहानी सुनाई। उस पर दीदी ऑफिसर ने दीदी से बात की और उन्हें पूरे तरीके से अच्छे से समझाया। इसी वजह से दीदी अब घर वापस आ गई थी। लेकिन मेरी मेहनत और कोशिश पर जीजा जी ठीक होने लगे। जीजा जी का ट्रीटमेंट मैंने अपने हिसाब से शुरू कर दिया था। मैं हमेशा उनका ख्याल रखती थी। जिन सब लोगों ने गलत समझा था, लोग मुझ पर जो जीजा जी पर न जाने किस किस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे थे। दीदी पूरे 1 साल बाद घर वापस आई थी। यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अब तो मेरे रिश्ते फिर से मिल गए थे और मैं खुलकर उनके साथ जीना चाहती थी। लेकिन अब ऐसा मेरे साथ मुमकिन नहीं था, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग के लिए शहर से दूर जाना था। इसलिए मैंने अपने कमरे में जाकर अपनी पैकिंग शुरू कर दी थी। जीजा जी को आज ये बात पता चली थी जिसके बारे में मैंने जीजा जी को नहीं बताया था। मैं जीजा जी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसी वजह से मैंने अपनी ट्रेनिंग को कैंसिल करवा दिया था। जीजा जी को फ़ोन पर यह बात मेरी एक सहेली के ज़रिए पता चली। मेरी यह सच्चाई थी जिसके बारे में जीजा जी को मोबाइल के ज़रिए पता चला था कि मैं ट्रेनिंग पर जाने से मना कर दिया है। आखिरकार उनका सपना था, लेकिन मैं अपने परिवार की वजह से आपको छोड़कर अकेला नहीं जाना चाहती थी। शाम के टाइम जब मैं घर वापस लौट कर आई तो मैंने देखा कि जीजा जी और दीदी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। दीदी ने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे डांटने के लिए तैयार बैठी थी। मैं जाकर उनके पास बैठ गई और उन दोनों को देखने लगी। मैं दीदी और जीजा जी को अपने माता पिता के समान समझती हूँ। जीजा जी ने मुझे सगी माँ से बढ़कर और बाप का प्यार दिया, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं जीजा जी को कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगी। लेकिन अच्छा हुआ कि दीदी खुद ही घर वापस लौट कर आ गई। अब मैं बेफिक्री से अपनी ट्रेनिंग के लिए जा सकती हूँ। दीदी और जीजा जी ने समझाया कि तुम अपनी ट्रेनिंग पर आराम से जा सकती हो और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बताना। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और काम पर ध्यान देना। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।